गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आ जाओ जल्दी से फटाफट। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। राम राम साहब, राम राम, नमस्ते। गुड इवनिंग, जय महाकाल। ओके, नमस्ते साहब। आई एम फाइन। आप सब कैसे हो आप बताओ? मैं तो अच्छा हूँ। गुड इवनिंग बेटा। नेक्स्ट चैप्टर हाइड्रोकार्बन होगा ना बेटा? वैसे तो जीओसी होगा, पहले जीओसी कंप्लीट करेंगे। चक्रीय वलय में जीआई कैसे बताना है बेटा? आपको बताया तो था। आपको देखना है कि कोई भी वलय जो है उसमें कम से कम 2 sp3 कार्बन ऐसे होने चाहिए जिसपे कि भिन्न भिन्न प्रकार के समूह जुड़े हुए हों। हम भी बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय श्री कृष्णा, जय राधे, भारत माता की जय। सब बोल दो आप, सब जो बोलोगे जिसपे, है ना? चलो, इसका मतलब सब बढ़िया है, सब बढ़िया। अब अपने टॉपिक पे आ जाते हैं हम। पहले ये बता दो, लास्ट जो लेक्चर है उसमें कोई डाउट है क्या? एके बेटा नाम ही नहीं है तो क्या नाम लूं आपका? तिवारी जी आएगा बेटा, वक्त आएगा। अच्छा पहले सुनो, आप ही खाओ। पहले मेरे टॉपिक पे जो मैं बात कर रहा हूं, आपको मैंने आज होमवर्क दिया था। होमवर्क में बेटा चलाव्यवता करके एक टॉपिक आपको दिख रहा होगा। चलाव्यवता अभी अपन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो आपका स्टार्ट होगा जीओसी के टाइम पे। जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे ना, उस टाइम पे आपको चलाव्यवता पढ़ाया जाएगा। तो अगर उसके क्वेश्चन ना बने तो छोड़ देना, ठीक है? जो टॉपिक हो चुके हैं बस उसी के क्वेश्चंस आपको करने हैं, बाकी के नहीं। और साइक्लोएल्कीन का मैंने आपको सीधा सिंपल एक फंडा बताया है, उसी पे आपको फोकस करना है। साइक्लोएल्कीन में सिर्फ आप ये देखो कि जो आपके पास वलय है वो 8 कार्बन युक्त होनी जरूरी है। तो 8 कार्बन युक्त अगर वलय है तो उस स्थिति में तो वो जीआई प्रदर्शित करेगा। उससे कम अगर आप बात करोगे 3 से 7 तो नहीं, ठीक है ना? तो चलो अब टॉपिक पे आते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लास्ट जो लेक्चर था ज्यामितीय समव्यवता, मैंने आपको बताया था। ज्यामितीय समव्यवता में जैसे ये आपके पास एग्जाम्पल है, इसमें आपको बोला गया था कि जब आप जीआई देखोगे तो कैसे देखोगे बेटा? लोन पेयर होगा एक तरफ तो, और दूसरी तरफ OH, यानी कि 2 भिन्न समूह हो गए नाइट्रोजन के साथ, और दूसरी तरफ आपके पास दोनों भिन्न समूह, यानी कि ये जीआई प्रदर्शित करेगा। अगर यहाँ पे बात करें एक मैथिल एक एथिल, एक तरफ आपके पास लोन पेयर एक तरफ OH, यानी कि ये भी जीआई प्रदर्शित करेगा, ठीक है? यहाँ पे आपको मैंने बोला था जितने भी एजो यौगिक होंगे वो सारे के सारे जीआई प्रदर्शित करेंगे। बस उसमें आपको ये देख लेना है, जैसे कि ये एक उदाहरण हो गया, फेनिल हो गया, और दूसरा लोन पेयर हो गया, दूसरा भी यहाँ पे फेनिल और यहाँ पे लोन पेयर। तो लोन पेयर भी अपने आप में एक समूह होता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे भी जीआई शो करेगा। किस यौगिक का ऑक्सिजन ज्यामितीय समव्यवता प्रदर्शित करेगा? तो इसका मैंने आपको कल आंसर भी बताया था, सेकंड और फोर्थ। बाकी ये दोनों नहीं करेंगे, ठीक है? पांडे जी आप टॉपिक पे ध्यान दो, ठीक है? एजो यौगिकों में जीआई भी बता दिया था आपको, ये दोनों जीआई प्रदर्शित करेंगे। इसके अलावा आपको बोला था मैंने प्रतिस्थापित साइक्लोएल्केन में जीआई की बात कर रहे थे हम। तो प्रतिस्थापित साइक्लोएल्कीन, इनमें आप देखोगे कि बेटा आपको कोई भी यौगिक दे रखा हो, जैसे ये एक यौगिक दे रखा है, तो इसमें आप कम से कम 2 sp3 देखोगे कार्बन। पहले तो न्यूनतम कितने? 2 sp3, और उसके साथ में जो जुड़े हुए समूह है वो कैसे होने चाहिए? भिन्न। जैसे यहाँ पे एक क्लोरीन है तो दूसरा क्या होगा? हाइड्रोजन। यहाँ पे भी एक क्लोरीन तो दूसरा हाइड्रोजन। अब तीसरा अगर मान लो यहाँ पे समान समूह धारित किए होता, तब भी हम ये बोलते कि ये पूरा का पूरा यौगिक जीआई प्रदर्शित करेगा। तो अगर आपको ऐसा बोल दिया जाता है कि 2 या 2 से ज्यादा एक साथ दे रखे हैं, पॉसिबिलिटीज आप चेक करें, उनमें एक भी अगर जीआई शो कर रहा है तो हम ये बोलेंगे पूरा यौगिक
जीआई प्रदर्शित करेगा, लेकिन साइक्लोएल्केन के लिए कम से कम 2 sp3 कार्बन है ना, 2 sp3 कार्बन परमाणु के साथ भिन्न परमाणु समूह होने चाहिए। इस बात का ध्यान रखो। कौन सा समझ में नहीं आया बेटा, कौन सा समझ में नहीं आया? इसका ये सेकंड वाला नहीं आया क्या? फेनिल बोला तो है, फेनिल आपके पास में ये एक समूह हो गया, और उसके बाद यहां पे आप एक यौगिक लोन पेयर, वहां पर आपके पास फेनिल एक समूह हो गया, और ये लोन पेयर दूसरा यौगिक। तो यानी कि तो कौन सा समझ में नहीं आया? ठीक है, जब आपका आंसर आएगा तब मैं बताऊंगा इसको। हाँ जी, अभी इसमें देखो आप, जैसे ये एक क्लोरीन है, क्लोरीन के साथ यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ ब्रोमीन के साथ एक हाइड्रोजन, इस ब्रोमीन के साथ भी एक हाइड्रोजन, इसका मतलब ये भी जीआई प्रदर्शित करेगा। ठीक है ना। निम्न में से कौन कौन समावयवी ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करेगा? बताओ इसका आंसर क्या होगा? एजो हमेशा जीआई शो करेगा, बिल्कुल। जिसमें मैंने 2 और 4 बताया है। अरे भाई साहब, चलो रुको, अभी करते हैं उस पर बात। ऑक्सिम और कीटोक्सिम की बात कर रहे हो ना आप, कीटोक्सिम और एल्डोक्सिम करते हैं उसको डिस्कस। अभी रुको, अभी यहाँ पे देखो आप, ये आपके पास एक मैथिल समूह आ गया यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी एक मैथिल समूह, यानी कि ये sp3 कार्बन जो है इस पे भिन्न समूह नहीं है। इसका मतलब ये तो जीआई प्रदर्शित नहीं करेगा ना, क्योंकि मैंने बोला है कम से कम 2, यहाँ पे तो 1 है। बाकी आप सारे कार्बन देख लो, जितने भी कार्बन है सब पे आपको एक ही प्रकार के समूह दिखाई देंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो इसका मतलब ये जीआई प्रदर्शित नहीं करेगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखो आप, ये दोनों समूह कैसे हैं आपके पास? समान समूह है। क्या ये जीआई प्रदर्शित करेगा? क्या ये जीआई प्रदर्शित करेगा? बोलो। दोनों समूह एक जैसे हैं, इसका मतलब ये भी नहीं करेगा। यहाँ पे ये भी डिस्कस हो चुका था कल के लेक्चर में, 3rd और 4th दोनों जीआई प्रदर्शित करेंगे, है ना। ये दोनों जीआई प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर जब sp3 युक्त कार्बन की बात करोगे तो ये sp3 कार्बन देखोगे तो इससे जुड़ा हुआ एक समूह तो ये रहा, दूसरे पे हाइड्रोजन। इसकी बात करोगे तो एक समूह तो ये पूरा और दूसरे पे हाइड्रोजन, यानी कि जीआई शो होगा। और यहाँ पे आप बात करोगे तो फेनिल के साथ हाइड्रोजन, फेनिल के साथ हाइड्रोजन, जीआई शो करेगा। ठीक है ना, ये बताइए दिया आपको। चक्रीय एल्केनों में ये बात ध्यान रखिए कि 3 से 7 जो वलय होगी वो जीआई प्रदर्शित नहीं करेगी, तो यहाँ पर तो कोई जीआई नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें 8 सदस्यीय वलय की, तो 8 सदस्यीय वलय सिस और ट्रांस ये दोनों दर्शा सकता है, और सिस और ट्रांस जब दोनों होंगे इसका मतलब यहाँ पे जीआई प्रदर्शित करेगा। ये लास्ट लेक्चर की चीजें हैं जो मैं फटाफट आपको बताता जा रहा हूं। इस क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन डिस्कस हो गया था क्या? बताओ जल्दी, इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था क्या, या आज करना है? बोलो, ये क्वेश्चन डिस्कस हो गया था क्या? जल्दी बताइए। नहीं हुआ? चलो, इसका पहला ऑप्शन देखते हैं बेटा हम। पहला यौगिक आपको बोला गया है निम्नलिखित में से कौन जीआई प्रदर्शित करेगा, तो यहाँ पे तो क्लोरीन, ब्रोमीन, मेथिल और हाइड्रोजन, यानी कि ये तो जीआई प्रदर्शित करेगा ना। ठीक है, यहां पे भी देखो ब्रोमीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और मेथिल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये कौन सी व्यवस्था दर्शाएगा, ऐसा भी बता सकते हो कि आप सिस और ट्रांस बताया था आपको मैंने नामकरण में। सिस और ट्रांस की बात करेंगे अगर, तो क्या यहां पे आप सिस और ट्रांस बता सकते हो क्या? जीआई तो शो करेगा, लेकिन जीआई शो करने के साथ सिस और ट्रांस बोल सकते हैं क्या हम इसको? क्या होगा पहला समूह, क्या होगा? सिस होगा या ट्रांस होगा? बताओ जरा। आपने अभी तक एक डेफिनेशन पढ़ा हुआ है बेटा सिस और ट्रांस का, कि यदि समान समूह एक तरफ हो तो आप उसको बोलते हो सिस, और यदि आपके पास समान समूह जो है वो विपरीत दिशा में हो तो उसे आप बोलते हो ट्रांस। लेकिन आप देखो यहाँ पे तो चारों के चारों समूह अलग अलग है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है?
आपको देखना है कि क्या कोई ऐसा समूह है जो एक ही प्रकार की प्रवृत्ति दर्शाता हो। तो देखो, ये क्लोरीन है और ये ब्रोमीन है, दोनों हेलोजन है ना। अब दोनों के दोनों हेलोजन एक तरफ है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका सिस। और यहां पे देखो, दोनों के दोनों हेलोजन यहां पर भी एक ही तरफ है, तो ये भी क्या कहलाएगा आपका सिस। तो अब क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है। आपने ये तो बोल दिया कि ये जीआई है, लेकिन अब मेरी बात सुनना ध्यान से। मैंने आपको एक तरीका बताया था, याद हो तो, कि अगर हम चाहें तो यहाँ पे क्लोरीन और जो मेथिल है इसके बीच की जो डिस्टेंस है इसको मान सकते हैं L1, बताया था। यहाँ पे क्लोरीन और मेथिल के बीच की डिस्टेंस को आपने क्या बोला, L1। अब जब आप दूसरा यौगिक देखते हो ना बेटा, तो दूसरे यौगिक में भी इसी समान परमाणुओं को देख लो और उनके बीच की डिस्टेंस देख लो। यहां पे देखो, फिर से आपने क्लोरीन और मेथिल को ले लिया, इनके बीच की डिस्टेंस हो गई L2। आप मुझे बताओ, क्या L1 और L2 एक दूसरे के समान है या असमान? क्योंकि जीआई के लिए मैंने बोला था L1 और L2 दोनों अलग अलग होने चाहिए। यहां पे तो देखो दोनों क्या है, समान। तो L1 और L2 अगर समान होंगे, इसका मतलब ये जीआई नहीं है। ध्यान रखना इस बात को, L1 और L2 दोनों समान है, तो इसको क्या बोलोगे, आइडेंटिकल। भले आप चाहो तो इनके नाम लिख करके देख लेना, आपको नाम बिल्कुल सेम मिलेंगे, जो थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, दोनों ही सिस है ये, ठीक है। तो ये आपका जीआई नहीं होगा। अब जरा इस पे आ जाओ, यहां पे आपको मैंने बोला था ये ऑक्सिम है। अब ऑक्सिम में अगर आपके पास फेनिल और ये मेथिल, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस चाहो तो वो देख लो, और मेथिल और एकाक युग्म के बीच के डिस्टेंस चाहो तो वो देख लो। मान लो मैंने ये मान लिया कि फेनिल छोड़ो, मैं मेथिल को और लोन पेयर के बीच की डिस्टेंस को मेजर कर रहा हूं, तो ये आपका क्या होगा, L1। यहां पे भी आप देखोगे ये आपका भले L2 हो, लेकिन L1 और L2 दोनों क्या होंगे बेटा, यहां पे समान। इसका मतलब ये जीआई होंगे क्या, नहीं होंगे, ये भी जीआई नहीं होंगे। इनको भी आप क्या बोलोगे, आइडेंटिकल। तो क्वेश्चन को सिर्फ देख करके नहीं बताना है आपको कि सर ये जीआई होंगे। आपने बस एक ही फंडा लगा रखा है कि सर द्विबंध के दोनों तरफ देखना है और चारों की चारों संयोजकता जो है एक कार्बन से जुड़े हुए दोनों भिन्न समूह। नहीं, मैंने तरीका आपको ये भी बताया था, L1 और L2। तो ये फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या हो गए आपके, समान है, यानी कि आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है बिल्कुल एक जैसे, समरूप जिसे आप बोलते हो। आइडेंटिकल मतलब समरूप, ये दोनों समरूप है बेटा, ठीक है। जरा तीसरे के बारे में बताओ, तीसरा क्या है। ये हाइड्रोकार्बन में तो आप देख सकते हो बेटा, और इसके अलावा आपको आइसोमेरिज्म जो है वो अलग से एक समावयवता चैप्टर दिया हुआ है दीपांशु, 12th का ही पार्ट है ये भी। आप तीसरे में बताओ पहले, क्या मैं इसको जीआई बोल सकता हूं, क्या ये जीआई है, क्या ऐसा बोल सकते हैं क्या, जीआई है। अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया, और दे दो आंसर, और कौन कौन है देखें, कितने स्टूडेंट मानते हैं कि ये जीआई है। मैं एक संरचना यहां पे बना रहा हूं, ठीक है ना। अगर ये संरचना कुछ ऐसी होती, यहां पे आपके पास Br होता, यहां पे आपके पास Br होता, तो यहां पे इसको आप क्या बोल सकते थे, जीआई बोल सकते थे। लेकिन आप यहां पे देखो, आप यहां पे देखो, एक तरफ तो वलय के बाहर की तरफ ब्रोमीन है और ये भी वलय के बाहर की तरफ है, लेकिन यहां पे तो वलय के अंदर है ना। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन, मतलब यहां पे आप वलय की बात करो तो वलय में जो पोजीशन आपको दिखाई दे रही है वो कैसी है, इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे ये प्रतिबंधित घूर्णन दर्शाएगा, और जहां पे प्रतिबंधित घूर्णन है वहां पर आपको ब्रोमीन दिया हुआ है। लेकिन यहां पे तो ऐसा नहीं है ना, यहां पे तो वलय के अंदर है ब्रोमीन, वलय के बाहर थोड़ी है। तो आपको यहां पे क्या करना होगा, हेलोजन की पोजीशन निकालनी होगी। हेलोजन की पोजीशन क्या है बताओ, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये आपके पास में 1, ये 2, ये 3, यानी कि यहां पे देखो 1 और 3 पे आपके पास ब्रोमीन उपस्थित है। लेकिन अगर यहां पे देखोगे तो ये तो 1 हो गया और ये 2 हो गया ना। यहां पे तो 1 और 3 पे है, यहां पे 1 और 2 पे है। बताओ क्या ये आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे क्या, नहीं।
मैंने आपको पहले ही बोला था, आप इसको क्या बोलोगे, संरचनात्मक, और संरचनात्मक में भी कौन सा होगा ये, पोजीशन आइसोमर, इसको बोला जाएगा बेटा पोजीशन आइसोमर यानी कि पीआई। ये जीआई नहीं हो सकता बिल्कुल, इवन जीआई छोड़ो, ये अभिविन्यासी समावयवी भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा आपका पोजीशन आइसोमर। बात समझ में आ गई सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे। यहां पे आपके पास है मेथिल और ये आपके पास है फेनिल, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस L1, ठीक है। इस तरफ भी आपने क्या किया बेटा, मेथिल और फेनिल। अच्छा एक और बात का ध्यान रखें, हम यहां पे जरूरी नहीं है इसी को ले, हम एक काम करते हैं, मेथिल मेथिल दोनों के बीच की डिस्टेंस की बात कर लेते हैं पहले। तो ये मेथिल समूह और ये मेथिल समूह, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपके पास हो गई L1। यहां पे मेथिल समूह और ये आपके पास हो गई L2। मुझे बताओ L1 और L2 बराबर है क्या, नहीं है ना। L1 और L2 का मान बराबर नहीं है, ठीक है ना। और साथ के साथ जो कार्बन के द्विबंध, कार्बन कार्बन द्विबंध के चारों तरफ जो समूह जुड़े हुए हैं, एक मेथिल है एक हाइड्रोजन, यानी कि भिन्न समूह। यहां पे एक मेथिल और एक फेनिल, यहां पे हाइड्रोजन मेथिल, यहां फेनिल और मेथिल, इसका मतलब ये जीआई होगा, ये आपके पास जीआई होगा। तो निम्नलिखित में से कौन जीआई प्रदर्शित करेगा, आपका आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये जीआई प्रदर्शित नहीं करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। जीआई है ना बेटा ये, तो यहाँ पे L1 और L2 का मान भिन्न है और साथ के साथ द्विबंध के दोनों तरफ अगर हम देखेंगे तो उस स्थिति में आपके साथ जुड़े हुए समूह भी क्या है यहाँ पर, भिन्न। थर्ड जो है उसका मैंने आपको बताया था, हेलोजन की पोजीशन 1 और 3, यहाँ पे 1 और 2, तो यानी कि थर्ड में आप देख सकते हो कि हेलोजन की जो पोजीशन है वो अलग अलग है। जबकि हम जब जीआई की बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, जीआई में वलय के अंदर की तरफ या तो हो और या फिर वलय के बाहर, लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे ना तो इसमें तो वलय के बाहर है, जबकि इसमें वलय के अंदर आ रहा है ब्रोमीन। तो वलय के अंदर और बाहर वाली सिचुएशन पे तो हम बात ही नहीं कर सकते, या तो दोनों के दोनों वलय के बाहर हो और या फिर दोनों के दोनों वलय के अंदर होने चाहिए ना समूह। तो ये आपका पोजीशन आइसोमर होगा बेटा, ये जो थर्ड वाला है, ठीक है, स्थिति समावयवता। चलिए नेक्स्ट, फर्स्ट वाला आपका समरूप होगा आइडेंटिकल, सेकंड वाला भी क्या होगा आपका आइडेंटिकल, थर्ड वाला क्या होगा आपका पोजीशन आइसोमर यानी कि स्थिति समावयवी, और फोर्थ वाला होगा आपका जीआई। फोर्थ वाला आइडेंटिकल कैसे हो सकता है बेटा, यहां पे आप मेथिल मेथिल के बीच की दूरी देख लो, L1 मान लिया, यहां पे मेथिल मेथिल के बीच की दूरी L2 हो गई। आप मुझे बताओ जब दोनों समूह कुछ इस तरह से जुड़े हुए हों और जब इस तरीके से जुड़े हुए हों तो दोनों लंबाई बराबर होगी क्या, नहीं होगी, यानी कि L1 और L2 का मान असमान है, और ये कंडीशन आपको मैंने बताई थी। आइडेंटिकल का मतलब समरूप, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। इसमें भी आपको क्या करना है बेटा, वैसे तो अभी के टाइम पे ये चीजें आपके सिलेबस से हटा दी है, बट फिर भी यहां पे आपको दिया हुआ था तो मैं बता देता हूं। जैसे ये कार्बन है, एक तरफ आपके पास हाइड्रोजन और एक तरफ मेथिल समूह। अब जब हम बात करेंगे ना यहाँ पे इस प्रकार के यौगिकों की, तो इस प्रकार की यौगिकों में देखो आप दोनों की दोनों जो आपकी संयोजकताएं हैं कार्बन की, वो एक साथ एक वलय के रूप में जुड़ी हुई है, ठीक है ना। तो अब आप क्या करोगे, एक इस दिशा में बढ़ोगे और एक इस दिशा में बढ़ोगे, ठीक है ना। तो जब आप इस दिशा में बढ़ोगे तो देखो पहला आपके पास जो समूह होगा वो तो दोनों में समान है, पहला ऑप्शन दोनों में क्या होगा, यहाँ पे जैसे कि पहले कार्बन की बात करूं, ये कार्बन तो दोनों में समान हुआ ना, तो आप सेकंड पे बढ़ो। अब आप देखो यहाँ पे एक मेथिल होगा और दूसरा हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी एक मेथिल और एक हाइड्रोजन। मैंने आपको बोला था साइक्लो एल्केन युक्त अगर कोई वलय आ जाए, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रही है, उसमें sp3 संकरित कार्बन के पास कम से कम 2 भिन्न समूह होने जरूरी है। इसका मतलब ये भी जीआई प्रदर्शित करेगा, ठीक है।
अब यहां पे नेक्स्ट का आंसर आप बताओ मुझे फटाफट। इसमें देखो एक समूह ये रहा और दूसरा समूह ये रहा, समान है, इसका मतलब ये जीआई शो नहीं करेगा, बोल सकता है ना ऐसा। और वैसे भी आपको बोला हुआ है यहाँ पे ये जो साइक्लो एल्कीन दे रखा है ये आपका क्या होगा, 4 कार्बन युक्त, कम से कम 8 कार्बन युक्त होता है ना। अच्छा एक बात और सुन लो मेरी आप, जब भी आपको कोई ऐसा यौगिक दिया हो जिसमें कि वलय भी है और साथ के साथ द्विबंध भी, तो दोनों को देखा करो। पहले आप यहाँ पर जैसे द्विबंध देखोगे तो द्विबंध के दोनों तरफ आपको यहाँ पे हाइड्रोजन और फेनिल भिन्न समूह है। इस कार्बन की बात करेंगे दोनों के दोनों समान समूह, यानी कि द्विबंध के चारों तरफ तो जीआई पॉसिबल नहीं है। वलय की बात करना चाहें तो वलय में आपके पास 4 कार्बन युक्त साइक्लोएल्कीन दिया हुआ है, तो इस स्थिति में हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर जीआई पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसकी बात करेंगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है ना। जबकि अगर इसकी बात करेंगे तो देखो यहाँ पे, यहाँ हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास मेथिल समूह होगा और यहाँ पे आपके पास मेथिल समूह। तो इसके चारों तरफ यानी कि वलय के सापेक्ष तो ये जीआई प्रदर्शित कर रहा है, वलय के सापेक्ष तो जीआई प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन द्विबंध के परितः ये जीआई प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है, ध्यान रखना, अगर दोनों में से कोई एक जगह पे भी जीआई प्रदर्शित कर रहा है आप बोल देना हाँ ये जीआई प्रदर्शित कर रहा है। हम दोनों कंडीशंस देख करके चलेंगे। एक तरफ वलय वाली कंडीशन, तो वलय में मैंने बोला था कि अगर sp3 कार्बन युक्त है तो कम से कम 2 sp3 युक्त कार्बन पर भिन्न समूह का होना आवश्यक है। तो देखो आप यहाँ पे कम से कम 2 कार्बन है ना, दोनों पे भिन्न समूह है, तो यहाँ पे तो जीआई प्रदर्शित कर देगा, लेकिन द्विबंध के परितः संभव नहीं है। समझ में आ गई बात ये भी। नेक्स्ट का आंसर देखो, यहाँ पे फेनिल और हाइड्रोजन, इस तरफ तो आपके पास भिन्न समूह है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो आप इस तरफ बढ़ते जाओ तो पहला आपके पास आइडेंटिकल, दूसरा भी आपके पास आइडेंटिकल। आप देखोगे आगे भी बढ़ोगे ना अगर, तो भी आपको ये लग जाएगा कि यहाँ पर तो समान समूह है, तो इसका मतलब यहाँ पर जीआई संभव नहीं है, नो जीआई। ठीक, अब जरा इसका आंसर बताओ मुझे, निम्न में से कौन जीआई प्रदर्शित करेगा? जल्दी से इसका आंसर दे दो मुझे फटाफट। सॉल्व किए थे ना आप, ये होमवर्क में बोला था मैंने आपको कि ये आपको सॉल्व करने हैं, कि ये क्या सॉल्व, बताओ आंसर कमेंट सेक्शन में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सब आपके सामने है, क्या होगा इसका आंसर? आप अगर देख पा रहे होंगे यहाँ पे दोनों चीजें देखनी है आपको, दोनों चीजें मतलब एक तो वलय के सापेक्ष और दूसरा आपको देखना है द्विबंध के चारों तरफ। तो अगर यहाँ पे हम बात करेंगे तो पहले तो आप लिखोगे डबल बॉन्ड यानी कि द्विबंध, ठीक है ना, और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे वलय। दोनों चीजें देखनी पड़ेंगी। पहले आप बताओ फर्स्ट वाले का आंसर। जैसे मैंने यहाँ पे देखा ये द्विबंध है, तो इस द्विबंध के यहाँ पे आपके पास में एक क्लोरीन हो गया, दूसरे के साथ में क्लोरीन हो गया। डबल बॉन्ड के साथ में क्या यहाँ पे भिन्न समूह जुड़े हुए हैं क्या? बोलो, यहाँ पे डबल बॉन्ड के सापेक्ष जो भिन्न समूह जुड़े हुए हैं क्या? नहीं है ना, तो इसका मतलब डबल बॉन्ड के सापेक्ष तो ये जीआई प्रदर्शित नहीं करेगा। अब जरा वलय के सापेक्ष देखो, वलय आपके पास साइक्लोएल्कीन है, मैंने बोला था कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए? 8 कार्बन। क्या है क्या 8 कार्बन? यहाँ पर 8 कार्बन है, यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब वलय के सापेक्ष जो है, देख लो एक बार इसको अच्छे से आप, वलय के सापेक्ष होगा क्या? जल्दी से आंसर दो मुझे, जल्दी। नहीं है? अच्छा, एक मैं आपके पास क्वेश्चन और देता हूं इसी टाइप का, मुझे आंसर देना उसका आप।
मान लो यहां पे बना रहा हूं मैं, अब बताओ मुझे 6 वाले का क्या आंसर होगा, जल्दी से बताओ। फर्स्ट तो आपने बता दिया, 6 वाले का आंसर बता दो मुझे। अब पहले 6 वाला देखना है बेटा, आपको 6 वाले का आंसर बताना है मुझे, जल्दी से इसका आंसर बता दो आप। क्योंकि इस केस में तो आप सीधा ये भी तो बोल सकते हो ये sp2 कार्बन है और ये भी आपका sp2 कार्बन, तो वहां पे तो हम बात नहीं करेंगे। 6 में आप देखो, अगर मैं डबल बॉन्ड के सापेक्ष बात करूं तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर मैं वलय के सापेक्ष बात करूंगा तो मैंने बोला था कि वलय में sp3 कार्बन कम से कम 2 ऐसे समूह होने चाहिए। आप बताओ, यहां पे एक तरफ तो क्लोरीन है, दूसरा क्या होगा? देखो द्विबंध के सापेक्ष तो Gi संभव नहीं है, लेकिन वलय की बात करेंगे तो यहां पे ये sp3 है ना, ये भी आपका sp3 है, इससे एक हाइड्रोजन, यहां पे भी एक हाइड्रोजन, इसका मतलब रिंग के अलोंग तो ये Gi प्रदर्शित करेगा और ओवरऑल हम क्या बोलेंगे, Gi यहां पर उपस्थित होगा। ठीक है बेटा, 8 कार्बन नहीं है तो क्या हुआ? मैंने आपको यहाँ पे जो क्लोरीन लगाया हुआ है वो कौन सी स्थिति पे लगाया हुआ है वो भी तो देखो आप, इसीलिए मैंने बोला था वलय के सापेक्ष तो नहीं कर रहा है। ऐसा आप सोच रहे हो ना, वलय के सापेक्ष नहीं कर रहा है, तो वलय में भी तो दोनों कंडीशन है। सिर्फ साइक्लोएल्कीन, ओनली साइक्लोएल्कीन, उसके साथ कोई समूह नहीं जुड़ा हुआ है, तब की बात अलग है। उसमें आप सिर्फ एक ही चीज देखोगे कि हाँ यहां पर 8 कार्बन न्यूनतम है। क्या यहां पे आपके पास सिर्फ साइक्लोएल्कीन है? क्या सिर्फ साइक्लोएल्कीन नहीं है, उसके साथ में क्लोरीन भी तो जुड़े हुए हैं 2 पोजीशन पे। ओके, तो जब भी ऐसे समूह आपको दिए जाए वहां पे आपको दोनों चीजें देखनी है। पहला देखना है आपको द्विबंध के सापेक्ष और दूसरा देखना है आपको वलय के सापेक्ष। तो ये 6 वाले में रिंग के सापेक्ष तो आपको Gi मिल जाएगा, लेकिन द्विबंध के सापेक्ष आपको Gi नहीं मिलेगा। अच्छा नेक्स्ट पे आओ आप, सेकंड का बताओ मुझे जरा। सेकंड में एक क्लोरीन हो गया, एक ब्रोमीन हो गया, इसकी बात करते हैं। अगर मैं इस तरफ बढ़ूंगा तो ये एक समूह अलग और ये एक समूह अलग हो गया ना, यहाँ पे मैथिल समूह है, इसका मतलब ये भी Gi प्रदर्शित करेगा, करेगा ना ये? अरे भाई बोलो, सेकंड जो है वो क्या Gi शो करेगा या नहीं करेगा? यस, ओके। थर्ड पे बात करते हैं, थर्ड का बताओ जरा मुझे। थर्ड में क्या होगा? एथिल हो गया, मैथिल हो गया। द्विबंध के सापेक्ष आप देखोगे तो ये आपका एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये नेक्स्ट पॉइंट, ये नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि ये आपका कॉमन पॉइंट हो गया। जहां पे आप कॉमन पॉइंट, जिसको समझ में नहीं आया ना बेटा, पहले एक बार देख लो उसको अच्छे से, फिर उसके बाद मैं अगला बताऊंगा। पहले देख लो सेकंड, इसीलिए पूछता हूं हर बार कि बताओ समझ में आ गया हो तब तो आगे बढ़े। बड़ी जल्दी कमेंट करते हो कि सर नहीं आया, देख लो इसको पहले। बढ़ू क्या आगे? सिक्स समझ में नहीं आया, अरे यार। सिक्स वाले में द्विबंध के सापेक्ष Gi नहीं होगा, ठीक है ना? वलय के सापेक्ष Gi होगा, क्योंकि वलय के सापेक्ष हम सिर्फ sp3 की बात करेंगे। अब फोर्थ की बात करो, फोर्थ बताओ थर्ड होगा या नहीं होगा, बोलो जल्दी। पहले मुझे आंसर दो, थर्ड होगा या नहीं होगा? थर्ड शो करेगा क्या? क्यों नहीं करेगा, बता सकते हो क्या आप? थर्ड वाला शो करेगा या नहीं करेगा?
बेटा थर्ड वाले में आप अगर इस तरफ भी बढ़ोगे, इस तरफ भी बढ़ोगे, आपको वलय जो है बहुत बढ़िया बेटा ओम प्रकाश, नहीं करेगा ना। डबल बॉन्ड के सापेक्ष आप अगर देखोगे और वलय के सापेक्ष, तो वलय के सापेक्ष तो आपको मैंने बोला था कि कम से कम 2 होने चाहिए ना। यहां पे आप देखो केवल एक ही ऐसा sp3 कार्बन है जिसपे कि आपको मेथिल और हाइड्रोजन मिल रहा है, तो 2 तो नहीं है। इसका मतलब रिंग के अलोंग पॉसिबल नहीं है। फिर हम बात करेंगे डबल बॉन्ड की। डबल बॉन्ड में एक एथिल हो गया, एक मेथिल हो गया, यहां तक तो बात सही थी। यहां पे आप देखोगे तो दोनों का एक कॉमन पॉइंट आ गया ना, दोनों का कॉमन पॉइंट आ गया। इसका मतलब क्या होगा, समान समूह। इसका मतलब डबल बॉन्ड के सापेक्ष भी क्या होगा, नहीं है पॉसिबल। तो इसका मतलब थर्ड जीआई शो नहीं करेगा। ठीक है, रिंग में भी समान हो गया बेटा, और साथ के साथ विबंध की बात करेंगे तब भी आप इसको समान ही बोलोगे। नेक्स्ट पे बताओ, फोर्थ में एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ मेथिल समूह है। आप बताओ क्या यहां पे भी आपके पास में जैसे ये समूह है, इस कार्बन के साथ एक मेथिल होगा और एक हाइड्रोजन, यहां पे भी आपके पास एक मेथिल और एक हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो वलय के सापेक्ष तो ये कर देगा, वलय के सापेक्ष यानी कि रिंग में तो ये जीआई शो करेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं विबंध के सापेक्ष, तो आप देखो इस तरफ बढ़ो और इस तरफ बढ़ते जाओ, आपको नहीं लगता दोनों तरफ समान समूह है आपके पास में, तो वलय के सापेक्ष तो ये जीआई प्रदर्शित कर देगा। लेकिन डबल बॉन्ड के सापेक्ष अगर बात की जाए तो पॉसिबल नहीं है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन अगर किसी एक में भी आपको बोला जाए, किसी एक में भी आपको बोला जाए कि यहां पर जीआई आ रहा है, चाहे वो वलय हो चाहे से द्विबंध हो, तो आप उसको लिख देना कि हाँ ये जीआई प्रदर्शित करेगा। इस प्रकार के यौगिकों में रिंग के कारण है यहां पे जीआई। बस हो गया। फिफ्थ वाला आप बता दो फटाफट मुझे। फिफ्थ वाले में तो डबल बॉन्ड के सापेक्ष पॉसिबल नहीं है, वलय के सापेक्ष, वलय के सापेक्ष होगा या नहीं होगा, वलय के सापेक्ष sp2 नहीं बेटा, यहां पे sp3 कार्बन है। देखो इस कार्बन की बात करोगे, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, बाकी मेथिल मेथिल समूह, तो इसका मतलब वलय के सापेक्ष तो प्रदर्शित करेगा ना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अगला अभिविन्यास या नामकरण। ये आपको मैंने कुछ चीजें तो बता दी थी, समपक्ष और विपक्ष, यानी कि समान समूह जो है अगर वो एक तरफ हो तो आप बोलोगे उसको समपक्ष, लेकिन अगर समान समूह विपरीत दिशा में हो तो उसको क्या बोला जाएगा, विपक्ष। तो जैसे एग्जाम्पल आपको मैं बोलूं, ये क्या था अपने पास में 1 2 3 4, इसका नाम भी मैंने आपको बताया था कल। ये सिस होगा या ट्रांस होगा बताओ, समपक्ष या विपक्ष। समान समूह एक तरफ यानी कि सिस समपक्ष, ठीक है ना। और अगर इसका नाम पूछा जाए तो मैलिक एसिड कॉमन नेम है, और अगर आप इसका आईयूपीएसी नाम लिखते हो, क्वेश्चन पूछेगा तब कि आप इस ज्योमेट्रिकल आइसोमर का नामकरण कीजिए, तब आपको सिस या ट्रांस लगाना है, ठीक है ना। तो सिस ब्यूट 2-in-1,4 डाइओइक एसिड जो आपको कल बता दिया था, मैलिक एसिड। और अगर इसका ट्रांसफॉर्म देखा जाए तो ट्रांसफॉर्म क्या होता है, फ्यूमेरिक एसिड, जो कि कल बताया था मैंने आपको कि ये आपका ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, तो ये आपके पास सिस और ये आपके पास ट्रांस। बढ़े आगे। ओवरऑल के लिए कम से कम 2 चीजें देखनी पड़ेंगी, लेकिन जो आपको मैंने बताए थे उसमें आप देख सकते हो। सिन और एंटी बताया था आपको मैंने, सिन और एंटी में क्या होता है। अच्छा एक और बात, बहुत सारे स्टूडेंट सिस और ट्रांस को ही कनेक्ट करते हैं सिन और एंटी से। ध्यान रखना, कई बार क्या होता है सिस और ट्रांस हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं हो पाता, इसी वजह से फिर हमने दूसरा जो यहां पे सिस्टम देखा वो कौन सा था, सिन और एंटी। अब क्वेश्चन ये है
अगर आपसे पूछा जाए कि यहां पर क्या सिचुएशन हो रही है उसके अकॉर्डिंग बताइए, तो एक दिशा में और विपरीत दिशा में, इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। बेटा अगर आईयूपीएससी में आपको वो ज्यामितीय समावयवी के अकॉर्डिंग नाम पूछ रहा है तब आपको सिस और ट्रांस बोलना है, वरना आप साधारण नामकरण कर सकते हो। ठीक है, ओम प्रकाश बाद में बात करते हैं इस टॉपिक पे। अगर आपको बोला जाता है कि लोन पेयर सेम साइड पे है तो आप क्या बोलोगे, इसको सिन, और अगर लोन पेयर विपरीत दिशा में है तो ट्रांस। तो अब जैसे ये आपको दे रखा है, इसमें लोन पेयर दोनों सेम साइड है, क्या नाम होगा इसका, ये सिन कहलाएगा। और यहां पे दोनों के दोनों विपरीत दिशा में, तो इसको क्या कहेंगे हम, ट्रांस बोल दो, एंटी या ट्रांस। एक ही दिशा में हो तो सिन और विपरीत दिशा में हो तो एंटी। तो सिस और ट्रांस यहां पे नहीं देखना है। नंबरिंग कैसे होगी, किसकी नंबरिंग करनी है भाई, किसकी नंबरिंग करनी है इसमें, नंबरिंग तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन आपको यहां पे द्विबंध दे रखा है। लोन पेयर के लिए है, बिल्कुल सिर्फ लोन पेयर के लिए, और वो भी लोन पेयर किसके साथ में हो, नाइट्रोजन के साथ में। अभी और आएगा इसमें, H और OH के आप सापेक्ष में भी हम बात करेंगे। तो अगर आपको इस प्रकार के एजो यौगिक दे रखे हो ना, तो एजो यौगिक की बात करेंगे तब तो आप क्या बोलोगे, सिन और एंटी। लोन पेयर अगर एक तरफ है तो आप सिन बोलोगे, और लोन पेयर अगर विपरीत दिशा में है तो एंटी। क्या एक क्वेश्चन तो बड़ा कॉमन है यार, आपके कमेंट पढ़ करके थोड़ा सा अब मैं रुक ही रहा हूं, है ना। एक ने सजेशन दिया है कि सर इनका यूज क्या है, पहला तो ठीक है, और एक का है, हाँ भावना बिल्कुल बोल सकते हैं हम। और मेरे ख्याल से जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि सर इसमें ये देखना है या उसमें वो देखना है, तो इसका मतलब आप पुराना जो टॉपिक है वो कंप्लीट नहीं कर रहे हो। आप आगे आगे तो बढ़ रहे हो लेकिन पुराना रिवीजन नहीं कर रहे हो, पुराने रूल्स जो उन पे बात नहीं कर रहे। ठीक है, जबकि मैंने आपको सारे रूल्स पहले लिखवाए हैं। चलें आगे बढ़े। हाँ, लोन पेयर के लिए है भाई ये एजो यौगिकों में। अजीम, तुम यहां किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, बता सकते हो क्या? इनका यूज तो मैं बता दूंगा, मुझे ये बताओ यहां प्रिपरेशन किस चीज के लिए कर रहे हो? बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या नीट के लिए, बस इतना सा बता दो मुझे। नीट यूजी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आपको नहीं लगता इनका कोई यूज होगा? चलो ऑक्सिम की बात करते हैं। ऑक्सिम में मैंने आपको दो चीजें बताई थी, एक तो था एल्डोक्सिम और दूसरा था यहां पर कीटोक्सिम। एल्डोक्सिम का मतलब जब आपके पास एल्डिहाइड की वजह से निर्माण हो। एल्डिहाइड में मैंने आपको एक इक्वेशन भी बोली थी बेटा, अच्छा इसमें चेंज कर लेना, ये आपके पास में एल्डिहाइड, आपको मैंने इक्वेशन बताई थी सी बताया था, ये केवल फॉर्मेल्डिहाइड नहीं लेना है, और इसके साथ में आप क्या उपयोग करोगे यहां पे, हाइड्रोक्सिलामीन -H2O, और उसके बाद जो आपके पास यौगिक बना था वो क्या था, C+N, एक तरफ आपके पास लोन पेयर, एक तरफ OH, और यहां पे आपके पास R और यहां पे H। ये बताया था ना, इसको क्या बोला जाता है,
इसको क्या बोला जाएगा, एल्डोक्सिम या कीटोक्सिम। अरे भाई यहाँ पे R जो तुम देख रहे हो, मान लो मैंने यहाँ पे CH3 लिख दिया, तो इसको क्या बोला जाएगा, एल्डोक्सिम बोलेंगे ना, क्योंकि एल्डिहाइड समूह की वजह से बना है। अच्छा, एक और बात का ध्यान रखना, कई बार ऐसा हो जाता है जैसे कि ये फेनिल हो गया और यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, एक तरफ लोन पेयर दे दिया, यहाँ पे OH दे दिया और यहाँ पे दे दिया आपको हाइड्रोजन। अगर ऐसा समूह आपको मिल जाए तो फिर इससे बनने वाला जो समूह है इसको बोलोगे आप बेंजल्डी, जैसे बेंजल्डिहाइड सुना है ना सबने, तो इसको क्या बोलोगे आप, बेंजल्डोक्सिम। फेनिल समूह की वजह से बनने वाला ऑक्सिम कहलाएगा आपका बेंजल्डोक्सिम, और एल्डिहाइड की वजह से बनने वाला क्या होगा, एल्डिहाइड की वजह से बनने वाला क्या कहलाएगा आपका, एल्डोक्सिम। इसी तरीके से कीटोन की बात करेंगे तो कीटोन में भी आपको ये देखना है कि जो आपके पास कीटोन है वो कैसा होना चाहिए, असम्मित। असम्मित होगा तो आपके पास कीटोक्सिम का निर्माण हो जाएगा। सम्मित कीटोन अगर लिया तो फिर वो जीआई प्रदर्शित नहीं कर सकता। ये आपको मैंने लास्ट लेक्चर बता दिया था, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम यहां पर किस तरीके से बता सकते हैं कि कौन तो आपके पास में सिन होगा और कौन यहां पर एंटी होगा, ठीक है ना। तो देखो H और OH अगर ये दोनों आपके पास सेम साइड हुए तो आप क्या बोलोगे, इसको सिन। लेकिन अगर आपके पास H और OH विपरीत दिशा में हुए तो आप क्या बोलोगे, इसको एंटी। बट ये सिर्फ एल्डिहाइड के लिए, ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, एल्डिहाइड। अगर हम बात करें यहाँ पे कीटोन की, तो कीटोन में आप सिर्फ किसके आधार पर लिखोगे, लोन पेयर और OH के आधार पे, ठीक है ना। तो अगर आपको बोला जाए कि यहाँ पे OH सेम साइड आ रहा है, जैसे देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब समझना ध्यान से, मैं एक ले लूं यहाँ पे मेथिल और एक ले लूं यहाँ पर एथिल, ठीक है। एथिल और मेथिल अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, इसका एग्जाम्पल बता रहा हूं बेटा मैं, है ना। कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, एक तरफ लोन पेयर आ गया, एक तरफ OH आ गया, यहां पे मैंने ले लिया CH3 और यहां पे ले लिया मैंने C2H5। तो आप मुझे बताओ एथिल पहले आएगा ना, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो एथिल है वो और OH अगर सेम साइड पे है तो फिर इसको क्या बोलोगे आप, सिन। और अगर ये आपका OH और एथिल अपोजिट साइड पे हो तो फिर उसे क्या बोला जाएगा, एंटी। समझ में आ गई बात। तो इसका एंटी अगर आपको बनाना है तो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, एक तरफ लोन पेयर OH, ये एंटी और ये सिन। एंटी बॉन्डिंग की बात कहां से आ गई भाई, एंटी बॉन्डिंग कहां बोला मैंने कल, मैंने बोला है प्रतिबंधित। ध्यान रखना, कीटोक्सिम में अगर आपको जीआई के बारे में पूछा जाए या आपसे बोला जाए कि सिन और एंटी बताओ, तो पहली चीज तो जो सम्मित कीटोन होता है वो कभी भी, जो सम्मित कीटोन होगा वो कभी भी कीटोक्सिम बनेगा ना। क्या वो जीआई बना देगा क्या, सम्मित कीटोन नहीं बनाएगा। दूसरा, अगर आप हाई प्रायोरिटी वाला, यानी कि जिसकी आप यहां पर अल्फाबेटिकली ऑर्डर में प्रायोरिटी ले रहे हो, उसको और OH को देखो, वो दोनों अगर एक तरफ है तो सिन होगा, दोनों अगर विपरीत दिशा में है तो एंटी होगा। बस ये ध्यान रखना है कीटोन के केस में, कीटोक्सिम में। तो ऑक्सिमो का निर्माण जो है वो कार्बोनिल यौगिक को एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से कराने पर होता है। जैसे अभिक्रिया की बात करूं, मैं पहले भी बता चुका हूं, ये अभिक्रिया आपको कीटोक्सिम कब बनेगा और एल्डोक्सिम कब बनेगा, ठीक है। एल्डोक्सिम की बात करेंगे तो एल्डोक्सिम में तो क्या होगा बेटा आपके पास में, अभी जस्ट बताया भी था। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं यहां पे H ले लूं और यहां पे भी H ले लूं,
इससे बनने वाला एल्डोक्सिन क्या जीआई शो करेगा क्या? नहीं करेगा। और अगर मैंने यहाँ पे CH3 ले लिया और यहाँ पे H2N और यहाँ पे आ गया आपके पास OH, तो आप देखो इसको हटा दो बस, केवल क्या बनेगा अपने पास -H C डबल बॉन्ड N, एक तरफ आपके पास लोन पेयर आ गया, एक तरफ आपके पास OH आ गया, यहाँ पे आपके पास CH3 और यहाँ पे आ गया आपके पास H। तो ये कहलाएगा आपका एल्डोक्सिन। ठीक है। कीटोक्सिन कैसे होगा? कार्बन डबल बॉन्ड, अब यहाँ पे एक होगा R और एक होगा R', यानी कि मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक तरफ CH3 ले लेता हूँ और एक तरफ C2H5, और इसको आप किसके साथ अभिक्रिया कराओगे? हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। ये हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया के साथ -H, और जैसे आपके पास प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? ये कहलाएगा आपका कीटोक्सिन। ठीक है ना। प्रतिबंधित का मतलब, अरे यार, प्रतिबंधित का मतलब जो टूटना चाहता है लेकिन आप उसे तोड़ नहीं पा रहे। ये एग्जाम्पल नहीं बताया था कि अगर डबल बॉन्ड है, आप दोनों तरफ प्रतिबंधित घूर्णन की बात करोगे, इसी तरीके से वलय की बात करोगे तो भी प्रतिबंधित होगा ना। हाँ बेटा, एथिल की जगह पे और कोई भी आप एल्किल समूह ले सकते हो, केवल ध्यान रखें कीटोन सममित नहीं होना चाहिए। असममित कीटोन आप कोई सा भी ले सकते हो। ठीक है। अब हम बात करते हैं ईजेड निकाय। पहला पॉइंट तो आप समझ लेना कि ईजेड निकाय की आवश्यकता क्यों हुई। जहां पर भी हम बात कर रहे थे सिस और ट्रांस, उसके अलावा सिन और एंटी, तो सिस और ट्रांस, सिन और एंटी, सिन और एंटी का तो आपको समझ में आ गया होगा, या तो H और OH जो कि समान समूह के आधार पर, या फिर जो आपके पास एल्डोक्सिन और कीटोक्सिन में मैंने बताया सिन और एंटी। अगर बाय द वे आपको समूह दे दिया जाए कुछ ऐसा, अगर आपको ऐसा कुछ समूह दे दिया जाए, ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में आप सिन और एंटी या सिस और ट्रांस की बात करोगे, लेकिन जो आपने डेफिनेशन पढ़ी है वो डेफिनेशन तो यहां पे एप्लीकेबल हो ही नहीं पा रही ना। और चलो मैं यहां पे इसमें भी थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन कर देता हूं। यहां पे क्या करूंगा मैं, फ्लोरीन क्लोरीन ये ले लिया मैंने, ब्रोमीन और ये ले लिया आयोडीन। अब मुझे बताओ आप कैसे बताओगे यहाँ पे सिस है या ट्रांस है? तो जब हम बात करते हैं सिस और ट्रांस की, तो हर जगह पे सिस और ट्रांस जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है, और जहां पे आकर के सिस और ट्रांस या फिर सिन और एंटी रुक जाते हैं, तब हम एक नए सिस्टम की बात करते हैं जो कि यहाँ पे आपका नामकरण दर्शाएगा, और उसे कहा जाता है ईजेड निकाय या ईजेड पद्धति। जहां पे ईजेड में ई का मतलब तो क्या होगा आपका? एंटीगेन। जब उच्च वरीयता वाले यानी कि हाई प्रायोरिटी वाला जो समूह है वो विपरीत और स्थित हो, और Z का मतलब क्या होगा? जूसामेन। जब उच्च वरीयता वाले समूह यानी कि हाई प्रायोरिटी क्या हो? एक ही और। इसको मैं पहले इस एग्जाम्पल से ही क्लियर करता हूं आपको। कैसे? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पे देखो फ्लोरीन और यहां पे है क्लोरीन। मुझे बताओ जरा, फ्लोरीन और क्लोरीन में किसका परमाणु क्रमांक ज्यादा है? फ्लोरीन और क्लोरीन में किसका परमाणु क्रमांक ज्यादा है, बता सकते हो क्या? क्लोरीन। तो यानी कि इन दोनों में हम इसको तो क्या लिखेंगे? उच्च वरीयता। और इसको क्या लिखोगे आप? निम्न वरीयता यानी कि लो प्रायोरिटी। यहां पे आपके पास था ब्रोमीन और यहां पे था आपके पास आयोडीन। अब बताओ आयोडीन और ब्रोमीन में किसका परमाणु क्रमांक ज्यादा होगा? आयोडीन ना। यानी कि ये क्या कहलाएगा आपका? उच्च वरीयता, और ये कहलाएगा आपका निम्न वरीयता। ठीक है। तो अब एक बात समझ में आ गई होगी बेटा आपको, जब उच्च वरीयता वाले समूह विपरीत और एक ही और। यहां पे देखो आप, ये उच्च वरीयता और ये उच्च वरीयता एक ही तरफ है, इसका मतलब क्या बोलेंगे हम इसको? Z। ठीक है। अब परमाणु क्रमांक भी देख सकते हो, परमाणु भार भी देख सकते हो। जैसे अगर परमाणु भार वाला कॉन्सेप्ट आपको लगाना हो तो वो कहां पे लगाना होता है? जब आपको कोई ना कोई समस्थानिक दे दिया जाए, ठीक है ना।
तो अगर आप फर्स्ट प्रायोरिटी देखोगे तो एटॉमिक नंबर से अगर काम नहीं चल रहा है तो फिर आप एटॉमिक मास पे चलोगे। तो ऐसे आप ईजेड पद्धति के लिए कुछ न कुछ वरीयता तो देखोगे, वो वरीयता भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है, वो भी आपको बताई जाएगी। अभी आप मुझे ये बताओ कि ये एग्जाम्पल आपको क्लियर हुआ या नहीं। इससे हमने देख लिया ना कि उच्च वरीयता वाले जो है वो एक तरफ है, उच्च वरीयता कैसे डिसाइड करेंगे उसके लिए तो हम रूल्स देखेंगे, अभी रुक जाओ वो बता दूंगा मैं आपको। पहले जितनी बात की उतना समझ में आ गया क्या? HP का मतलब हाई प्रायोरिटी यानी कि उच्च वरीयता, और LP का मतलब क्या होगा? लो प्रायोरिटी। अब जैसे आपको ये एग्जांपल अभी जस्ट मैंने बता ही दिया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यहां पे आप लगाओगे इसके लिए एक रूल जिसे बोला जाता है CIP रूल। और अगर आपको ऐसा बोल दिया गया कि लो प्रायोरिटी और लो प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी और हाई प्रायोरिटी, ये दोनों क्या है? विपरीत। इसका मतलब इसको बोला जाएगा E। और अगर ये एक तरफ हो जाए इस तरीके से, अच्छा ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, इस एग्जाम्पल को आप बताओ कैसे कर सकते हैं इसको हम। आपको यहाँ पे कार्बन कार्बन के दोनों तरफ पहला जो समूह दे रखा है वो कौन सा है? नाइट्रोजन। यहाँ पे दे रखा है आपको क्लोरीन, यहाँ पे दे रखा है कार्बन और यहाँ पे दे रखा है नाइट्रोजन। अब समस्या ये है कि क्लोरीन और नाइट्रोजन में तो कौन होगा उच्च वरीयता वाला? क्लोरीन हो जाएगा। नाइट्रोजन सीधा समूह जुड़ा हुआ है तो ये क्या कहलाएगा? आपका लो प्रायोरिटी। यहां पे नाइट्रोजन और कार्बन में कौन होगा बेटा? उच्च वरीयता, और ये क्या हो जाएगा? आपका लो प्रायोरिटी। बताओ इस विन्यास का क्या नाम होगा, इस पद्धति का नाम? नहीं बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देखनी है यहाँ पे। इसका क्या होगा? समान, यानी कि Z बोलेंगे ना। यस, तो हाई प्रायोरिटी अगर एक तरफ हो तो Z होगा, और अगर दोनों विपरीत दिशा में है तो फिर E होगा। अब हम बात करते हैं इसके बाद अगले टॉपिक पे, जो है आपका वरीयता के नियम, जिसे बोला जाता है CIP रूल। ठीक है, अब CIP की फुल फॉर्म कोई मत पूछ लेना, क्योंकि वो आपके काम भी नहीं आने वाली। मैं बता भी दूंगा तो भी आप उस पर कोई मतलब ही नहीं है, क्वेश्चन कभी बनता भी नहीं है। ठीक है, सीधा सिंपल याद रखो CIP का सीक्वेंस रूल, यानी कि क्रमिक नियम, कि कैसे आप EZ में वरीयता ज्ञात करने के लिए इस CIP नियम का उपयोग करने वाले हो। तो चलिए सबसे फर्स्ट नियम देखते हैं इसमें हम। पहला नियम है sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ जिस परमाणु का परमाणु क्रमांक जितना ज्यादा अधिक होता है उसकी वरीयता उतनी ही ज्यादा होगी। उदाहरण जैसे आपके पास ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, तो ये आपके पास हाई प्रायोरिटी और ये आपके पास लो प्रायोरिटी। फ्लोरीन और क्लोरीन में बात करें तो देखो, जिस परमाणु का परमाणु क्रमांक ज्यादा, मतलब ये आपके पास हाई प्रायोरिटी और ये हो गया आपके पास लो प्रायोरिटी। तो देखो आप दोनों के दोनों एक तरफ है तो ये क्या कहलाएगा? आपका Z। ठीक है, इसके बाद दूसरा नियम है बेटा, यदि sp2 कार्बन से जुड़े परमाणु एक दूसरे के समस्थानिक हो तब उनकी वरीयता परमाणु भार के आधार पर निर्धारित की जाती है। कैसे? जैसे अगर आपको बोला जाए यहां पर आपके पास प्रोटियम और ये है ड्यूटीरियम। अब हमें पता है ड्यूटीरियम का परमाणु भार जो है वो ज्यादा होता है, तो आप इसको क्या लिखोगे? हाई प्रायोरिटी, और ये हो जाएगा आपका लो प्रायोरिटी। यहाँ पे आप देखोगे तो फ्लोरीन और कार्बन, इसमें से ये आपका उच्च वरीयता और ये आपका निम्न वरीयता। तो अब आप बताओ क्या कहलाएगा ये? इसको क्या कहेंगे, E या Z? ठीक है ना, E। यानी कि यहां पर आप प्रायिकता किसे दोगे बेटा? एटॉमिक मास को, यानी कि परमाणु भार को। तो ये आपको मैंने अभी जस्ट बताया सॉल्व करके, इसका क्या होगा आंसर? E। अच्छा एक सेकेंड, अब यहाँ पे आपके पास समूह चेंज हो चुका है तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये फ्लोरीन और ये क्लोरीन, ये हो गए आपके पास हाई प्रायोरिटी, ये आपके पास हाई प्रायोरिटी और ये आपके पास लो प्रायोरिटी। तो अब बताइए क्या आंसर होगा इसका? ये कौन सा समूह हो जाएगा आपका? Z बोल दूं, क्योंकि क्लोरीन आ गया है, अब कार्बन नहीं है। कार्बन होता तो फिर E हो जाता ना, ये जो कि थोड़ी देर पहले किया था हमने। तो यहां पे Z होगा। अगला नियम देखो, यदि समूहों को प्रथम परमाणु एक समान हो,
यदि समूहों को प्रथम परमाणु एक समान हो तो द्वितीय परमाणु के आधार पर तुलना की जाती है। कैसे, समझना ध्यान से। जैसे आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है बेटा, ये एक एग्जाम्पल था कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है ना। मैं एग्जाम्पल पहले से लिख करके अलग से बता रहा हूं आपको। यहाँ पे आपके पास आ गया CH3, यहाँ पे आपके पास है CH2I। इस तरफ अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपके पास है CH2, फिर वापस से CH2 और उसके बाद आ गया आपके पास CH3। यहाँ पे बात करेंगे तो क्या होगा, CH2 फिर CH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे आ गया आपके पास CH3। अब आपको उच्च वरीयता देखनी है, ठीक है ना। अब उच्च वरीयता में आप देखो, पहला जो आपने द्विबंध के, पहले तो यहाँ पे देखो दोनों में पहला कार्बन कार्बन ही है, तो क्या इससे वरीयता का निर्धारण किया जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। फिर हम किसकी बात करेंगे, इसके साथ जुड़ने वाले समूहों की, जो कि कुछ इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं ना कि यहाँ पे जो अगले 3 परमाणु है वो कौन से हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। जबकि अगर नीचे आप देखोगे इस कार्बन के बाद, तो अगले जो 3 परमाणु में पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा आयोडीन। अब आप एक एक करके परमाणुओं को कंपेयर करते हुए देख लो। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि मैं आई को पहले लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं मुझे, लेकिन 3 परमाणुओं का समूह एक साथ लिखना होगा। आप चाहो तो IHH लिख सकते हो, बट मैंने किस आधार पे लिखा है, जिस आधार पे वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन कॉमन, फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन कॉमन। अब यहाँ पे तो आ गया हाइड्रोजन और यहाँ पे आ गया आयोडीन। किसका परमाणु भार ज्यादा होगा, आयोडीन का। तो क्या मैं लिख सकता हूं ये उच्च वरीयता होगी, ये हाई प्रायोरिटी हो गया और ये आपका लो प्रायोरिटी हो गया। अभी तो हमने एक तरफ का निर्धारण किया है। अब इस तरफ आ जाओ। इस तरफ जब आओगे तो आप देखोगे कि पहले तीनों समूह जो है वो निर्धारण नहीं कर पा रहे। पहले तीनों समूह जो है, क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन था फर्स्ट, उसके बाद आप देखोगे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन और कार्बन अगले 3, क्योंकि 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन। यहां पे आप लिखोगे तो क्या होगा बेटा, कार्बन के बाद हाइड्रोजन हाइड्रोजन और फिर जो अगला समूह होगा वो क्या होगा आपका, कार्बन। तो इसका मतलब हम इससे तो निर्धारित नहीं कर पा रहे ना। तो अब बताओ आगे क्या करेंगे अपन, इससे तो काम बन ही नहीं रहा हमारा। तो नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, अगले परमाणु पे जाना पड़ेगा। अगला परमाणु जो है वो है ये कार्बन और इसके साथ ये कार्बन जुड़ा हुआ है। तो आप देखो कि यहां पर नेक्स्ट जो आया वो तो क्या आ गया आपके पास, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन और कार्बन आ गया ना, ये कार्बन लिख लिया। उसके बाद हाइड्रोजन हाइड्रोजन और फिर कार्बन। यहां पे आपके पास क्या होगा, ये तीनों हाइड्रोजन तो आ चुके, 2 हाइड्रोजन, तीसरे पे कार्बन आ गया अपने पास और चौथे पे भी क्या आ जाएगा, कार्बन। अगला जो आएगा वो कार्बन ही है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे 2 हाइड्रोजन के बाद कार्बन और यहां पे 1 हाइड्रोजन के बाद 2 कार्बन, तो CCH। अब बताओ किसकी प्रायिकता ज्यादा होगी, ऊपर वाले की प्रायिकता ज्यादा होगी या नीचे वाले की प्रायिकता ज्यादा होगी? यहां पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बाद कार्बन आया, यहाँ कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन, तो यानी कि हमारे पास में इसे क्या बोला जाएगा, उच्च वरीयता, और ये हो जाएगा आपके पास निम्न वरीयता। तो उच्च वरीयता वाले दोनों समूह एक तरफ है, इसका मतलब ये कौन सा, Z होगा या E होगा, Z। ठीक है बेटा, जैसा मैंने सॉल्व किया है ना वहां पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा ये CHH। अब जैसे आप नेक्स्ट इस तरफ की बात कर रहे हो तो CHH लिख दिया मैंने यहाँ पे, और इस तरफ क्या आएगा अपने पास, CHH। तो फर्स्ट वाले से तो कंपेयर नहीं हो रहा। दूसरे पे आप बढ़ोगे तो ऊपर तो CHH आ गया और नीचे क्या आ जाएगा, CCH, जो कि मैंने पहले ही लिख दिया आपका ये। अब आप मुझे ये बता दो, लिखा हुआ है वो रखूं या जो आपके पास प्रिंट किया हुआ है वो रखूं, कौन सा रब करूं? जो मैंने लिखा हुआ है वो रब कर दूं क्या? क्योंकि दोनों को अगर एक साथ देखोगे तो आपको दिक्कत है। या फिर ऐसा कर दूंगा, लास्ट में ये जो लिखा हुआ है इसको इस तरफ शिफ्ट कर दूंगा ताकि दोनों मिल जाएंगे आपको, ठीक है, दोनों मिल जाएंगे, कोई बात नहीं। तो अभी हमने ये देख लिया ना कि उच्च वरीयता वाले दोनों समूह एक तरफ है, तो इस आधार पे आप क्या बोलोगे बेटा, समूह को
मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पे, ये Z होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, अगला एग्जांपल आपके सामने है। इसमें आपको जो दे रखा है उसको भी थोड़ा ध्यान से समझना। कार्बन कार्बन, अब यहां पे पहला समूह क्या दिया हुआ है बेटा आपको, CH2। यहां पे भी पहला समूह क्या दिया हुआ है, CH2। मतलब ये तो निर्धारण नहीं कर सकते, है ना, दोनों मिल जाएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो निर्धारण नहीं कर सकता। अब जरा हम अगले समूह पे आ जाएं। अगला समूह भी CH2 और यहाँ पे CH2 है, इसका मतलब इससे भी तो निर्धारण नहीं होगा। फिर आप देखो इस तरफ आया फ्लोरीन और इस तरफ क्या आया, क्लोरीन। अब बताओ क्या मैं इसको हाई प्रायोरिटी बोल दूं? हाई प्रायोरिटी क्लोरीन वाला हो गया ना। अब यहां पे बढ़ो आप, इस तरफ में आपने क्या देखा, कार्बन के साथ ये CH2 हो गया, यहां पे अपने पास में कार्बन के साथ में क्या जुड़ा हुआ बेटा, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। तो यानी कि 3 तो क्लोरीन हो गए आपके पास, और यहां पे क्या अपने पास में कार्बन के बाद में HCl। तो ये आपका हाई प्रायोरिटी यानी कि E, ठीक है। नीचे वाला कर लोगे, अब ये आपका होमवर्क है ये वाला। नेक्स्ट नियम की बात करते हैं। यदि बहुबंधीय निकाय उपस्थित हो, यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। तो यदि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आपके पास है तो पहले उसे आप क्या करोगे, एकल बंध निकाय में परिवर्तित कर लेंगे, और उसके बाद यह एकल बंध निकाय काल्पनिक होता है, ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है ना। ये पॉइंट मैं पहले बोल रहा हूं, हम ऐसा मान करके इसको सॉल्व करेंगे, ऐसा होगा नहीं। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसा आपको दे दिया CH डबल बॉन्ड CH2, ध्यान से समझना। अब ये CH डबल बॉन्ड CH2 जो लिखा हुआ है ना, पहले आप इसको क्या करो, द्विबंध हटा करके एज इट इज लिख दो। कैसे लिखोगे, CH फिर सिंगल बॉन्ड और फिर CH2, मतलब मैंने पाई बॉन्ड को यहां से हटा दिया है और सिर्फ एक बार इसका एक ढांचा बना दिया, कंकाल रूप में इसको लिख दिया। अब उसके बाद इस कार्बन को देखो, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, तो किसी भी परमाणु के साथ जितने बंध बनाएगा उतनी बार उस परमाणु को लिख लो। आपने देखा पहला कार्बन था, ये कार्बन के साथ में द्विबंध बना रहा है, इसका मतलब मैं क्या करूंगा, द्विबंध यानी कि 2 बंध, और 2 बंध होने की स्थिति में इन कार्बन को मैं 2 बार लिख दूंगा। तो मैंने क्या किया, ये पहला कार्बन लिखा, दूसरा वाला जो कार्बन है उसने भी तो इसके साथ में बंध बनाया हुआ है, तो यहां पर भी ये कार्बन लिख दिया। तो ये आपके पास जो व्यवस्था समझ में आ गई क्या। डबल बॉन्ड है इसीलिए यहां पे एक बार, और उसके पास भी डबल बॉन्ड है तो उसके पास भी एक बार। अच्छा ट्रिपल बॉन्ड होता तो फिर मुझे दोनों परमाणुओं को 2-2 बार लिखना होता। तो इसके लिए आप सीधा सिंपल एक पॉइंट याद रखना कि जिन परमाणुओं के साथ जितने बंध बनाए हुए हैं उनको आप उतनी बार लिख दो, बस। अभी बताऊंगा इसका लास्ट में एक ट्रिक भी। जैसे आपको बोला यहाँ पे CH डबल बॉन्ड O, तो आप क्या करो, पहले तो इसको ये डबल बॉन्ड हटा करके लिख दो CH सिंगल बॉन्ड O। अब मैंने देखा कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड था, तो मैंने क्या किया, कार्बन के साथ पहले लिखा ऑक्सीजन को, फिर उसके बाद ऑक्सीजन के साथ भी तो कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, तो ऑक्सीजन के साथ में लिख दिया एक बार कार्बन को, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में भी यही देखो, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो कार्बन के साथ एक बार ऑक्सीजन को लिखा, यहां पे एक ऑक्सीजन ऑलरेडी है तो ये OH समूह आ गया। मतलब पहले आप द्विबंध को हटा करके इसका ढांचा बना दो, ढांचा बनाने के बाद में फिर आप बहुबंध की बात करना। जैसे डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब कार्बन का ऑक्सीजन के साथ, तो एक बार कार्बन के साथ ऑक्सीजन को लिख दिया यहां पर, ठीक है। वहीं हमने देखा कि ऑक्सीजन ने भी तो कार्बन के साथ में बनाया हुआ है, तो ऑक्सीजन के साथ आप कार्बन लिख दो। हाँ बिल्कुल अजय, वो आपकी इच्छा है, आप किस तरीके से इसको समझते हो, मैंने आपको तरीका बता दिया। अब ट्रिपल बॉन्ड है, इसको मैं आपको पहले अलग से बता देता हूं। ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो पहले आप क्या करोगे बेटा, C और N लिख दोगे। अब C और N हमने लिखा, तो देखो कार्बन जो है वो नाइट्रोजन के साथ कितने बंध बना रहा है, ट्रिपल बॉन्ड। इसका मतलब आप यहां पे भी एक नाइट्रोजन को लिखोगे और यहां पर भी एक नाइट्रोजन। उसके बाद हमने देखा कि नाइट्रोजन ने भी तो कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाया हुआ है,
तो नाइट्रोजन के साथ भी आपने कार्बन को लिख दिया और यहां पे भी कार्बन को। अब आप चेक कर लो, ये देख लो, हमने क्या किया, कार्बन के साथ 2 बार नाइट्रोजन को लिख दिया, उसी तरीके से नाइट्रोजन के साथ भी 2 बार कार्बन को लिख दिया। बस इतना सा काम करना है आपको, तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझो, उसके आधार पर आप ये कर सकते हो। ठीक है, याद रखना ये काल्पनिक सिस्टम है। अब इसके आधार पर हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसा आपको बोला गया है यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन क्लोरीन, ये एक समूह जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी द्विबंधित, यहाँ पे CN और यहाँ पे CH2HS। तो पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। क्या करेंगे बेटा, इसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ पहला कार्बन है, यहाँ पे भी पहला कार्बन है, यहाँ पे भी पहला कार्बन और यहाँ पे भी पहला कार्बन। इसका मतलब पहले परमाणु से तो काम नहीं चल रहा है, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, C डबल बॉन्ड O, यहां पे हमने क्या किया, पहले इसको OH को एज इट इज लिख दिया, और जब ये डबल बॉन्ड था ना, इस डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, इसका ऑक्सीजन के साथ में द्विबंध बना हुआ है, ध्यान रखना, इसका ऑक्सीजन के साथ द्विबंध बना हुआ है। वहीं आप देखो कि कार्बन का क्या है, नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड। तो मैं ऐसा कर सकता हूं ना कि पहले तो इसको एक साधारण सिस्टम के रूप में लिख दो, कार्बन नाइट्रोजन। अब यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे भी नाइट्रोजन, यहाँ पे भी कार्बन और यहाँ पे भी कार्बन, इस रूप में इसको लिख दूं। उसी तरीके से आप यहाँ पे अगर इसकी बात करोगे तो पहले तो साधारण सिस्टम लिख दिया आपने, उसके बाद कार्बन जो है ना, इस कार्बन के साथ में आप देखो ऑक्सीजन OH जुड़ा हुआ है और एक ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के साथ में आपको एक बार कार्बन जोड़ना है। वहीं इस कार्बन के साथ में आप किसको जोड़ोगे, एक बार ऑक्सीजन को। अभी थोड़ी देर पहले अलग अलग करके बताया है ये मैंने। यहां अगर आपको बोला जाए C डबल बॉन्ड O, तो C डबल बॉन्ड O और ये हो गया आपके पास Cl। तो आप पहले इसको कैसे लिख दोगे, COCl। अब कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक बार ऑक्सीजन को लिखा, फिर ऑक्सीजन कार्बन के साथ में है तो यहाँ पे, तो ऐसा सिस्टम आपको बना लेना है। तो ये काल्पनिक नियम है, तो यहाँ पे ये मत करना कि सर 5 बंद कैसे बन रहे हैं, 4 बंद कैसे बन रहे हैं, वो चीजें नहीं, ठीक है। यहाँ पे बैलेंसिंग की बात नहीं होगी, यहाँ पे सिर्फ आपको देखना है कि किसकी वरीयता पहले आएगी, कौन सा परमाणु पहले, बस वो वरीयता निर्धारित करनी है। मुझे पता था, अभी जैसे आ ही रहा है ना कमेंट, सर COOH में 3 कार्बन कैसे, C3, बोल तो रहा हूं बेटा काल्पनिक नियम है। COOH अलग से करके बता देता हूं, ये लो, यहाँ पे OH लगाया, यहाँ पे ऑक्सीजन। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो हमने क्या किया, इस कार्बन के साथ में एक बार ऑक्सीजन को जोड़ दिया, फिर देखा ऑक्सीजन के साथ कार्बन डबल बॉन्ड है, तो ये लो, ये समझ हो गया। इस तरीके से आप COH को सॉल्व करोगे, ठीक है। बता दूं अब डायरेक्ट वरीयता निर्धारित करनी है ना, तो पहला परमाणु तो यहाँ पे क्या हुआ आपके पास, कार्बन, दूसरा परमाणु क्या हुआ, ऑक्सीजन, और तीसरा परमाणु हो गया ऑक्सीजन। तो यानी कि अगर आपको निर्धारण करना हो तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो ऊपर आ गया, जबकि यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन है। तो बताओ ऑक्सीजन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन नाइट्रोजन, किसको वरीयता दोगे। क्या गड़बड़ है बेटा, क्या गड़बड़ है, बोल भाई दीपांशु, क्या गड़बड़ है बताना जरा, कहाँ गड़बड़ लग रही है, कौन से वाले में लग रही है, बोल दो जल्दी, टाइम कम है फिर। अरे भाई बोलना, इतनी देर में तो बेटा क्वेश्चन हो जाएगा, तुम टाइप करो, ठीक है। कौन से वाले में है गड़बड़, तीन क्या, COOH में, COOH में आपने पहले क्या किया, ये जो सिस्टम था इसके साथ देखो ये OH लगा दिया, यहाँ पे ये ऑक्सीजन को जोड़ दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ऑक्सीजन और कार्बन के मध्य में बंध बना हुआ है, तो एक बार तो ऑक्सीजन ने यहाँ पे कार्बन जोड़ा, और जब हमने देखा कि ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन है तो यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया। अच्छा ये कार्बन एक्स्ट्रा ऐसा,
हाँ, प्रिंट वाले में होगा गड़बड़। चलो अभी ठीक है। अरे अब तो ठीक है ना भाई। अब यहां पे समझ लेते हैं हम इसको। जैसे आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, पहली कंडीशन पे इस कार्बन की बात करो, इसके साथ में ऑक्सीजन, फिर वापस डबल बॉन्ड है तो एक और ऑक्सीजन और उसके बाद है क्लोरीन, यही होगा। ओके ठीक है साथ, कोई बात नहीं, मेरी गलती, बस खुश। अभी इस पे फोकस कर लो। अब यहां पे बात करें अगर हम इस कार्बन पे, तो देखो इसके साथ में हाइड्रोजन हाइड्रोजन और एक सल्फर, तो यहां पे आपके पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन सल्फर लिखा हुआ है। नेक्स्ट अगर आपको बोला जाए कि इस तरफ, तो इस तरफ क्या होगा बेटा, आपके पास में ऑक्सीजन ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, यानी कि 3 ऑक्सीजन, और यहां पे क्या होगा अपने पास 3 नाइट्रोजन। तो अब आप मुझे बताओ हाई प्रायोरिटी किसकी होगी। यहां पे तो हम बोल सकते हैं ना ये उच्च वरीयता हो गई, और अगर इस तरफ देखोगे तो देखो आप पहला परमाणु आपके पास ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्लोरीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन सल्फर, तो इसका मतलब ये आपके पास हाई प्रायोरिटी। बताओ क्या होगा, ये क्या होगा। बोलो भाई बोलो क्या होगा ये, जेड बोल दूं, जेड, बस इतना सा करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, इसको आपको पहले देख लो। इसमें क्या आएगा आपके पास, HHO, यहां पे HHO, ठीक है ना। तो अब आप देखो इससे काम नहीं चल रहा है हमारा, CH2 दोनों तरफ है, तो अगले 3 परमाणु आप लिख दो। वहीं इस तरफ देखोगे तो भी आपके पास में CH2 है, तो कार्बन कार्बन छोड़ दो, उसके बाद में HHC, और यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ HCC, ठीक है। तो अब आप इसका भी, पहले वाले में तो क्या अपने पास OHH, दूसरे वाले में क्या होगा OHH, ठीक है। तो इसका मतलब इससे तो निर्धारण नहीं हुआ। फिर अगले पे आए आप, अगला क्या है, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये आपके पास क्या हो गया बेटा, हाई प्रायोरिटी। वहीं अगर आप दूसरे समूह पे बात करोगे तो उस तरफ क्या अपने पास CHH नेक्स्ट पे और ClHH। तो अब आप बताओ इस तरफ भी CHH और यहाँ पे CCH, इसका मतलब ये आपके पास पहले ही हाई प्रायोरिटी आ जाएगी ना। जिन तत्वों के बीच में डबल बॉन्ड होगा उन्हें, हाँ बिल्कुल यही करना है। जिन तत्वों के बीच में डबल बॉन्ड है उनको 2 बार लिख दो, शुरुआत में ये बात बोला था मैं। और जिन तत्वों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है उनको 3 बार लिख दो बस। और बंध आपस में, जिन परमाणुओं के मध्य में आपस में बंध बन रहा है ना, उनको उतनी बार लिखना है। यही तो मैं बोला था आपको, ठीक है। तो अब बता दो इसमें आप हाई प्रायोरिटी और लो प्रायोरिटी डिसाइड कर सकते हो ना, अब तो कर सकते हो। फिर भी एक बार इसको ट्राई करना होमवर्क। अब मैं क्वेश्चन आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूं ताकि आप भी अपनी प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। इसको तो बहुत ध्यान से कर ही लेना, इसको भूलना मत। वैसे ऐसा भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आपको लगे कि ये रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। आठ 10 क्वेश्चन करोगे तो अपने आप आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब इसके बाद जो अपना अगला टॉपिक है बेटा वो है जीआई तथा, यानी कि जैसे आपको यहाँ पे सिस और ट्रांस दे रखा है, तो सिस और ट्रांस के जो समावयवी हैं उनके भौतिक गुण, ठीक। तो इसको अपन कल करेंगे, आज यहाँ तक कंप्लीट है। क्वेश्चंस बहुत सारे दे दिए मैंने आपको, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको कर लेना है ताकि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस आ जाए। उसके बाद बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक। थैंक यू, बाय बाय।